हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों याद करो आपने क्या स्टार्ट करा था। हमने स्टार्ट करा था सर सम इम्पोर्टेंट आइटम्स एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो मैंने आपको इसकी पहली क्लास के अंदर एंट्रेंस एग्जाम, एडमिशन फीस, लाइव मेंबर्स फीस, सब्सक्रिप्शन ये बताया था। फिर मैंने अगले वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करा था स्पेशल रिसिप्ट और डोनेशन। ये मैंने आपको अगले वीडियो में डिस्कस करा था। भाई आज के हमारा जो टॉपिक है ये डन हो चुका है, ये भी डन हो गया, पिछली क्लास में हमने कर चुके हैं ये। और आज की क्लास का जो मेन टॉपिक होंगे वो रहेंगे 6 से लेकर 10 तक। और जब हम ये 6 से लेकर 10 तक कर लेंगे ना दोस्तों, तो हमारा सम स्पेशल टर्म्स खत्म हो जाएगा, फिर हम एलिजिबल है। तो दोस्तों अगर हमने ये और टॉपिक खत्म कर लिए, क्योंकि हमने देखता है ऑलरेडी हम ये डन कर चुके हैं, तो टोटल कितने आइटम थे, 14 थे। और हमने पहली दो क्लास में हमने 5th तक कवर कर लिया। और 6, 7, 8, 9, 10 करना है, जो कि छोटे छोटे जल्दी से हो जाएगा। उसके बाद जाकर हम एक टेबल है, हम कर सकते हैं एक क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं हम? क्वेश्चन कर सकते हैं रिसिप्ट अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी कर सकते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे करते हैं। देखो सही तरीका एनपीओ पढ़ने का यही होता है दोस्तों, रिसिप्ट एंड पेमेंट के कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस करना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस करना, पर उसका क्वेश्चन नहीं करा सकते थे। मैं आपको दिखाऊंगा, जब मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसे बनते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनता है, तो दोस्तों हम उससे कॉन्सेप्ट से हम निकाल कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें टर्म्स नहीं पता होगी। जैसे हमें अब पता चला कि स्पेशल रिसिप्ट क्या होती है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, लाइव मेंबरशिप फीस क्या होती है, एंट्रेंस फीस क्या होती है। देखो अब लेगेसी आ गई, ये नहीं पता ना अभी तक, आज क्लास में ये भी बदल जाएगा। ऑनोरियम, इसको क्या बोलते हैं, ऑनोरियम, आज की क्लास में ये भी बदल जाएगा। तो ऐसे ही हम जब तक सारी टर्म नहीं सीखेंगे जब तक हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए पहले हमें टर्म सीखना जरूरी है। तो आज की क्लास में टर्म्स खत्म हो जाएगी पूरी अच्छी तरीके से विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इनको आप जितनी बार रिवाइज करोगे, ये बात लिख कर ले लो, एनपीओ चैप्टर जैसे जैसे कंप्लीट होता जाता है ना, वैसे वैसे क्वेश्चन में सारी चीजें इकट्ठे आती है। ये 7 की 11 की 11, 14 की 14 ट्रीटमेंट एक ही क्वेश्चन में आ जाती है। तो 14 में से मिनिमम 8 ट्रीटमेंट तो हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगी। इसलिए जितनी बार इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करोगे उतनी बार आपका बहुत है, जितनी बार इन टर्म्स को रिवाइज करोगे उतनी बार अच्छा है। भले ही आपको आता हो नहीं आता हो, भले ही आपने सीख लिया कि यार आता तो है, चल देख लेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को जरूर फॉलो करो, बाद में भूल जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला कॉन्सेप्ट लेगेसी, फिर स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ज्यादा छोटे बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है, अब खत्म ही हो गया कसम। उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सीखेंगे, फिर जाकर बैलेंस शीट सीखेंगे, फिर जाकर मैं सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपसे डिस्कस करूंगा पूरी डिटेल में। फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है वो डिस्कस करूंगा, फिर सारे क्वेश्चन होंगे, फिर एक कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन, फिर खत्म, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं मेन चैप्टर कैसे करने हैं। पहले हम करेंगे अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट का बेसिक क्वेश्चन, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बेसिक क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, फिर इसको इग्नोर कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इग्नोर कर देंगे। जब तक सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट ढंग से नहीं आ जाए, रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्वेश्चन नहीं हो सकता। एक भी क्वेश्चन आपको बुक में ऐसा नहीं दिखेगा जहां पर सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट ना आए, एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा पूरी बुक के अंदर। सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमें सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट करने के बाद हमें बनना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सब्सक्रिप्शन ट्रीटमेंट करने के बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा फुल फ्लैश, फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फिर फुल फ्लैश क्वेश्चन बेस पर, फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर फुल फ्लैश क्वेश्चन, और फिर सारे क्वेश्चन करके जितने भी होते हैं। मतलब वहां पे मेनली 3 कॉन्सेप्ट रह गए आज की क्लास के बाद। पहला टॉपिक रह गया सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट, दूसरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग जिसमें पूरी क्लास लगेगी, तीसरा हमारा रह गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जिसमें एक क्लास लगेगी, और एक फिर बाकी क्लास क्वेश्चनों पे रहेगी जितने क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं लेगेसी से, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हेडिंग डालेंगे उसी के नीचे से जहां से स्टार्ट करा था, पिछली क्लास में खत्म करा था, और हमारा ये 6th पॉइंट है लेगेसी। अब लेगेसी क्या होती है, तो लेगेसी समझाने के लिए पहले मैं आपके लिए नोटिंग कर देता हूं, लिखते हैं दोस्तों, फिर आगे बात करेंगे इसके बारे में। लिखना सर, लेगेसी साथ साथ लिखेंगे मेरे साथ साथ। लेगेसी इज द अमाउंट, legacy is the amount received as donation, legacy is the amount received as donation by NPO, legacy एक ऐसा अमाउंट है जो बाय द वे ऑफ डोनेशन मिलता है एनपीओ को। ठीक है सर, ये समझ में आता है इतना। अंडर द विल, अच्छा ये क्या है अभी समझाऊंगा। अंडर विल को आप बड़ा बड़ा लिखिए और इसको अंडरलाइन करें। और ऑफ अ डिजीज पर्सन, अभी डिजीज पर्सन कौन से होते हैं ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ऑफ अ डिजीज पर्सन द डोनर मे और मे नॉट बी स्पेसिफाई,
फिर लिखेंगे द डोनर may or may not be specified, the donor may or may not be specified. Condition for its use in case no condition is specified. पहला केस, पहला पॉइंट इसके आगे लिखना, इन केस नो कंडीशन इज स्पेसिफाइड, इन केस नो कंडीशन इज स्पेसिफाइड इक्वल टू, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इन केस कंडीशन इज स्पेसिफाइड इक्वल टू, ठीक है सर। इसके आगे क्या आएगा वो भी बात करेंगे, ठीक है। पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में लेगेसी होती क्या है मेरे दोस्तों। देखो क्या था, देखो भाई मिस्टर ए एक पर्सन थे, ये एक पर्सन थे जिनकी बीवी मिसिस ए थी। भाई साहब इनके बीच में बहुत प्यार था, बहुत प्यार, अंधा प्यार। और आपको पता है जब प्यार ज्यादा होता है तो क्या होता है नतीजा, तो कुछ टाइम बाद मास्टर ए1 आ गए, तो प्यार बढ़ा और मास्टर ए1 आ गए। भाई मास्टर ए1 आए और मास्टर आगे जाकर ये मेजर बन गए। कुछ टाइम बाद मास्टर ए1 की शादी हो गई, मास्टर ए1 की शादी हो गई। फिर मास्टर ए1 की बीवी मिसिस ए1, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को, मिसिस ए1, भाई इनके बीच बंधा प्यार। अब जैसे जैसे बच्चे बड़ा हुआ, शादी वादी हो गई, बढ़िया से काम हुआ। अब क्या हुआ दोस्तों, जो मिस्टर ए थे, जो फादर थे, और ये कौन थी, मदर। अब फादर मर गए, ओ बहुत बुरी बात हुई। फादर की होगी डेथ। जब फादर की डेथ हो जाती है दोस्तों, ध्यान समझना, मदर पहले से टपक गई थी, मदर की भी डेथ हो गई, मतलब दोनों परिवार में टपक गए हैं। कोई बात नहीं, होता रहता है, सीरियस ना हो, एग्जाम्पल ही है। हाँ जी भाई, दोनों मर गए, मिस्टर ए और मिसिस ए दोनों मर गए। अब मिस्टर ए की जो प्रॉपर्टी है और मिसिस ए की जो प्रॉपर्टी है, मतलब दोनों के नाम पे जो होगी, जरूरी नहीं है सारा ही प्रॉपर्टी मिस्टर ए के नाम पे हो, क्या पता कुछ प्रॉपर्टी मिसिस ए के नाम पे हो। जब दोनों मर गए तो मिसिस ए ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी, ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन, ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन। बट जो मिस्टर ए है, उन्होंने कहा भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी को दान में देना चाहता हूं। ध्यान सुनना, मिस्टर ए ने कहा कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को नहीं, मैं अपनी प्रॉपर्टी दान में देना चाहता हूं। तो जब मिस्टर ए मरे तो इन्होंने क्या करा, वसीयत लिखी, अपनी वसीयत, क्या बोलते हैं दोस्तों, वसीयत। और वसीयत को इंग्लिश में बोलते हैं विल। अपनी इच्छा से अपनी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का बताया कि मेरे मरने के बाद, मिस्टर ए ने लिखा इस वसीयत में, मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी को दान कर दिया जाए किसी भी एनपीओ को, ऐसे लिखा। और अपनी प्रॉपर्टी को मास्टर ए1 को नहीं दी। क्या लिखा दोस्तों, मिस्टर ए के मरने के बाद मिस्टर ए ने अपनी वसीयत बनाई, जो फिल्मों में देखा है अपना, उस वसीयत को बोलते हैं इंग्लिश में विल। अपनी इच्छा से लिखा क्या, कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी को दान कर दिया जाए, मतलब डोनेट कर दिया जाए। मतलब प्रॉपर्टी क्या कर दिया जाए दोस्तों, प्रॉपर्टी में विल में लिखा और विल में लिखा डोनेट कर दिया जाए, किसको दोस्तों, एनपीओ को। प्रॉपर्टी दोस्तों किसकी, मिस्टर ए की, डोनेट कर दिया जाए एनपीओ की। अब मिस्टर ए जब मर जाएंगे तो मरने के बाद इनको नाम दिया जाएगा डिजीज्ड पर्सन। क्या नाम दिया जाएगा दोस्तों, डिजीज्ड पर्सन। मिस्टर ए के मरने के बाद इसको बोला जाता है, इनको बोला जाएगा डिजीज्ड पर्सन। अच्छा, डिजीज पर्सन कौन पर्सन होते हैं, वो पर्सन जो टपक गए,
हाँ, वो पर्सन जो मर चुके हैं वो होते हैं डिजीज्ड पर्सन। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, याद रहेगा आपको। वैसे तो पार्टनरशिप में इसकी बहुत चर्चा करेंगे डिजीज पर्सन की, फिर भी लिख देता हूं। डिजीज पर्सन कौन होते हैं दोस्तों? वो पर्सन जो मर जाते हैं, वो पर्सन जो मर जाते हैं उनको हम नाम देते हैं डिजीज पर्सन। यहां तक बात क्लियर हो गई। और इन्होंने अपनी वसीयत पे लिखी मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाए मेरी विल के द्वारा एनपीओ को। अब जो इनकी विल है, ध्यान समझना, अब जो इनकी विल है, अब विल से क्या हुआ? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई। अच्छा, विल किसकी है? मिस्टर ए की। मिस्टर ए की जो विल है, उस विल से जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर दी गई, डोनेशन कर दिया गया, डोनेट कर दिया गया टू एनपीओ। एनपीओ को डोनेट कर दिया। अब डोनेशन जब दिया तो हम कंडीशन पूछा। हमने कहा सर हम डोनेशन पढ़कर आए हैं और आप हमें बताओ कि जो आप अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर रहे हो, क्या पता इसमें कैश हो, क्या पता इसमें आपके पास कोई लैंड हो, उसको बेचकर कैश रियलाइज करा जा सकता है, कैश मिल सकता है उसको बेचकर। तो सर आप बताओ इस प्रॉपर्टी को कहां पर यूज करें। तो इसमें दो कंडीशन आएगी दोस्तों डोनेशन में, है ना। जब भी हम डोनेशन करते हैं दो चीज पूछते हैं। हम कहते हैं बताओ कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो डोनेट कर रहे हो उसका यूज बताओगे नहीं बताओगे? यूज बताओगे नहीं बताओगे? यूज नहीं बताओगे। अगर यूज बता दिया, अगर यूज बता दिया और यूज नहीं बताया, तो यूज बता दिया तो ऐसे डोनेशन को हम नाम देंगे जर्नल डोनेशन। अच्छा, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ जी सर, ये पहले भी हो चुका है और हम पढ़ चुके हैं इसको। बट इन द वे ऑफ डोनेशन वर्ड तब यूज होता है जब कोई पर्सन अपनी इच्छा से देता है और वो मरा नहीं होता दोस्तों। पर लेगेसी वर्ड का यूज कब होता है? जब कोई पर्सन मर गया होता है और अपनी विल से, अपनी इच्छा से, अपनी वसीयत से अपनी प्रॉपर्टी को एनपीओ के में ट्रांसफर करता है। अब जो अपनी प्रॉपर्टी एनपीओ को ट्रांसफर करता है उसमें लिख देगा अपनी वसीयत पे कि दोस्तों, उसमें ये लिखेगा, इधर देखे कि दोस्तों उसमें ये लिखेगा कि क्या वो प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी का यूज यहां होना चाहिए। ये लिख कर जाएगा कि भाई मेरी जो पैसा है 10 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे लगना चाहिए और कहीं नहीं लगना चाहिए, इस पे कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या बताइए, कंडीशन लगा दी यूज की कि यूज कहां होगा। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन। और स्पेसिफिक डोनेशन मींस लेगेसी क्या है? एक तरीके का डोनेशन है। अच्छा, डोनेशन और लेगेसी में डिफरेंस क्या है? डोनेशन वो पर्सन देता है जो जिंदा है, जो मरा नहीं है। और लेगेसी कब यूज होता है? जब कोई पर्सन मर जाता है और अपनी वसीयत में, मरने से पहले अपनी वसीयत में ट्रांसफर करता है कि मेरे बनने के बाद ये प्रॉपर्टी इसमें एनपीओ में ट्रांसफर हो जाए। और उसका यूज लिखा है तो स्पेसिफिक बन जाएगा, नहीं लिखा तो जनरल बन जाएगा। तो लेगेसी एक तरीका क्या है? डोनेशन। बट ये डोनेशन कैसे मिलता है, समझ में आ गया? हाँ जी सर, ये समझ में आ गया। तो मैंने लिखा दोस्तों, लेगेसी इज द अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन। लेगेसी वो अमाउंट है जो डोनेशन की तरह रिसीव्ड होता है बाय एनपीओ को। यहां तक क्लियर है? अंडर द विल ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन। अब समझ में आया नहीं आया? जब कोई पर्सन मर जाता है उसकी विल से कोई भी अमाउंट एनपीओ रिसीव्ड करता है एज अ डोनेशन, दैट इज कॉल्ड लेगेसी। दोबारा बोलता हूं, जब कोई मर जाता है उसकी विल से, उसकी वसीयत से जब कोई अमाउंट रिसीव्ड करते हैं एज अ डोनेशन, दैट इज कॉल्ड लेगेसी। द डोनर मे और मे नॉट बी। डोनर कौन होते हैं? जो पर्सन डोनेट कर रहे होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। मे और मे नॉट बी। मे मतलब स्पेसिफाई कर दे, ऐसे पढ़ेंगे, मे स्पेसिफाइड कंडीशन और मे नॉट बी स्पेसिफाइड कंडीशन। कब पढ़ने का तरीका समझो। द डोनर मे बी स्पेसिफाइड कंडीशन और मे नॉट बी स्पेसिफाइड कंडीशन। तो यार वो कंडीशन लगा भी सकता है और नहीं भी लगा सकता, किस चीज में? यूज करने पे। तो मैंने लिखा पहला केस, इफ केस इन केस नो कंडीशन स्पेसिफाइड, मतलब उसने डोनेट तो करा पर कंडीशन नहीं बताई इसका यूज कहां होगा। तो हमने कहा ऐसे डोनेशन क्या बोलेंगे? जर्नल डोनेशन। जर्नल डोनेशन। आई बात समझ में नहीं आई? और मैंने कहा वहां पर कंडीशन है, इन केस कंडीशन इज स्पेसिफाइड, तो हम उसको बोलेंगे स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन। लो भाई, बात क्लियर है? इस लेगेसी समझ में आ गया? तो हमने कहा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख लिया। अब इसका एग्जांपल पूरा उतार लेना, वीडियो पॉज करके आराम से। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लेगेसी। लेगेसी का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा?
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लेगेसी, लिखेंगे मेरे साथ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लेगेसी इज सेम एज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशन, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशन। अब मैं समझ में आ गया। अरे लेगेसी क्या है मेरे दोस्तों? डोनेशन ही तो है मेरे भाइयों, डोनेशन ही तो है। अब जब डोनेशन ही है तो मैं लेगेसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग थोड़ा बता दूंगा। जो डोनेशन का ट्रीटमेंट हुआ करता था, स्पेशल में जो ट्रीटमेंट होता था और जनरल में जो ट्रीटमेंट होता था, वही लेगेसी का ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर लेगेसी स्पेसिफाइड है, बता रखा है कि ये लेगेसी का यूज यहां होगा, तो समझ लेना वो स्पेसिफिक डोनेशन है, और स्पेसिफिक डोनेशन जाता है लायबिलिटी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। अगर वो जनरल डोनेशन है तो कहां जाएगा? वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पर, इनकम साइड पर। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो लेगेसी में यूज कराया या नहीं करा तो क्या मानूंगा? लेगेसी विदाउट नो कंडीशन, मतलब जनरल डोनेशन मान लूंगा, और उसको कहां भेजूंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सेम ट्रीटमेंट होगा, जो ट्रीटमेंट लेगेसी का था, जो ट्रीटमेंट डोनेशन का था, वही ट्रीटमेंट लेगेसी का हो जाएगा। पहले ये देखना पड़ेगा लेगेसी में कि स्पेशल है जनरल है। जैसे स्पेशल जनरल पता चल जाएगा तो सेम ट्रीटमेंट कर देना। आई बात समझ में? देखो ये खत्म हो गया। तो ये है ट्रीटमेंट। क्लियर है दोस्तों? हाँ जी सर, यहाँ पर क्लियर आ गया आपको समझ में। अब आगे बढ़ते हैं अगला। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर अपना, और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हमारा? 7 पॉइंट हमारा सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट मटेरियल, सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट मटेरियल, सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट मटेरियल, इसके बारे में हम लिखेंगे। इसमें समझने लायक कुछ है नहीं, इसमें बस कह रहा है भाई हमें पास स्पोर्ट मटेरियल है, बच्चे खेलते हैं बैट बॉल, हॉकी, क्रिकेट वगैरह, जो भी उनके पास स्पोर्ट मटेरियल होगा जो यूज हो जाए, मतलब जो यूज हो गया, भाई बैट लेकर आए थे नया 1-2 साल हो गए, 3 साल हो गए, खराब हो गया, उसको बेचना है। यूज्ड स्पोर्ट मटेरियल, जो स्पोर्ट मटेरियल यूज हो चुका है उसको अगर बेचते हैं तो समझने लायक तो कुछ है नहीं इसके अंदर। क्या इसका मतलब है? भाई हमारे एनपीओ के अंदर बच्चे होंगे, बच्चे क्या करेंगे? स्पोर्ट्स का सामान आएगा, उसका यूज करेंगे, मटेरियल होगा स्पोर्ट्स का, उसका यूज करेंगे, जब वो यूज आएगा तो खराब हो जाएगा, खराब होने के बाद कचरा के वो बेचेंगे। तो उसकी बात कर रहा है सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट मटेरियल, स्पोर्ट मटेरियल जो यूज हो चुका उसको बेचने की बात हो रही है। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीधा करते हैं, लिखने लायक कुछ है नहीं इसके अंदर। लिखो सबसे पहला पॉइंट मेरे साथ साथ, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, stock of sport materials is so in the asset side of balance sheet, is so in the asset side of balance sheet, asset side of balance sheet। कह रहा है जी भाई स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, जो स्पोर्ट मटेरियल का यूज, सेल की बात नहीं कर रहा मैं क्या बात कर रहा हूं? स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में ओपनिंग जाता है, क्लोजिंग जाता है, क्लोजिंग जाता है दोस्तों। तो सर मान लो कि मैंने 10 बैट लेकर आया, बैट खेलने वाला, और उसके अंदर 3 बैट मैंने यूज कर लिया, अब मेरे पे 7 बैट बचे, तो 7 बैट जो बचे स्टॉक, वही तो है स्पोर्ट मटेरियल का जो स्टॉक बच गया, वो कहां से होगा? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये मैंने एक छोटी सी बात यहां पर लिख दी है, वैसे नहीं बताता तो आपको पता चल जाता, फिर मैंने एक बार याद है कि भाई स्टॉक का मतलब अलग है, स्टॉक मतलब जो बच गया है वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। ये तो समझ में आ गया, जो बच जाएगा स्टॉक, और जो यूज कर लिया उसको बेचने की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो अभी तो स्टॉक जो बच गया उसकी बात करा मैंने। दूसरा पॉइंट आप लिखना मेरे साथ, however a part of it, however a part of it, a part of it, a part of it may be consumed, may be consumed, a part of it may be consumed during the year, during the year। अब मान लो मेरे पे 7 बैट पड़े थे और अगले साल वो बैट ओपनिंग बन जाएगा, मतलब अगले साल में उसका यूज करूंगा, 7 बैट का 3 खराब हो गए, 7 बैट बचे, 7 बैट को अगले साल यूज करूंगा। अब उसमें से कुछ बैट मैं अगले साल यूज करूंगा नहीं करूंगा। हाउएवर अ पार्ट ऑफ इट, किसका? जो स्टॉक बच गया था पिछले साल का, वो इस साल कुछ कंज्यूम कर लेंगे ड्यूरिंग द ईयर। ये बात समझ में आ गई भाई? जब कंज्यूम करूंगा तभी तो यूज होगा मेरे दोस्तों। तो मैंने कहा पिछले साल जो स्टॉक बच गया था स्पोर्ट मेटल का, उसका कुछ पार्ट, सारा नहीं कुछ पार्ट मैं इस साल यूज कर लूंगा ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब इस साल, ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में यूज कर लूंगा। ठीक है भाई, यहां समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट लिखिए आप मेरे साथ, जो स्पोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर आपने कंज्यूम करा
उस स्पोर्ट मटेरियल को डेबिट साइड में डालते हैं ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। अच्छा ऐसा क्यों डालेंगे डेबिट साइड पर मैं ये अभी बात नहीं बता पाऊंगा इसका लॉजिक अभी नहीं दे पाऊंगा। इसका लॉजिक दूंगा जब मैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वहां पर डिटेल में बात करूंगा और पेपर में आता है दोस्तों। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं जो स्पोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम्ड कर लिया उसी को खर्चा मानते हैं मेरे दोस्तों, उसी को खर्चा मानते हैं, इसलिए उसी को डेबिट साइड में भेजेंगे। तो लिखता हूं स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर is debited to income and expenditure account, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो दो बातें तो क्लियर हो गई दोस्तों। एक बात की क्लियर होगी कि पिछले साल जो स्टॉक पड़ा होगा वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा, ये तो नॉर्मल है, वो क्लोजिंग स्टॉक है। अब अगले साल उसमें से कुछ पार्ट मैं कंज्यूम कर लूंगा, कुछ पार्ट मैं कंज्यूम कर लूंगा। अभी आपको पता ही नहीं दोस्तों खर्चे साइड में क्या डालते हैं, बट मैं डिटेल में इससे चर्चा करूंगा कि हमने क्यों डाला खर्चा, जबकि खर्चा तो ज्यादा हुआ है। चलो छोड़ो, अभी की बात कर रहे हैं कि भाई जितना हमने पार्ट कंज्यूम कर लिया उतने को ही करंट ईयर में डेबिट साइड में भेजेंगे, मतलब उसका मतलब ये हुआ उतने ही एक्सपोर्ट मटेरियल को खर्चा मानेंगे। ऐसा क्यों, मेरी बात समझे आप, क्यों का वर्ड जो आप लगा है, ये जो आपका नहीं है वो मैं ही लगा रहा हूं, वो आपको बताऊंगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड वाले कॉन्सेप्ट पर। आप समझो कि मैंने भाई 10 बैट खरीदे 1 लाख रुपए के, एक बैट 10,000 रुपए का है मान लेते हैं, 10 बैट 1 लाख रुपए का खरीदा मैंने। अब मैंने उसमें से 10 लाख, तो 1 लाख मेरी जेब से गया नहीं गया, क्या 1 लाख का खर्चा हुआ? मैंने कहा नहीं, उस खर्चे को 1 लाख को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डालूंगा। दोबारा सुनते हैं, 10 बैट खरीदे, एक बैट 10,000 का है, तो 10 बैट हो गए 1 लाख रुपए के। मैंने कहा 1 लाख रुपए के 10 बैट खरीदे तो मैंने 1 लाख खर्चा कर दिया, क्या ये मेरा खर्चा है या नहीं? खर्चा है। अब ये खर्चा कहां जाना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, पर मैंने कहा नहीं, ये खर्चे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में नहीं डालूंगा। वो कह रहा है कंसेप्ट कह रहा है 10 बैट में से जितने बैट आप यूज करोगे ड्यूरिंग द ईयर, मैंने कहा 2 ही बैट यूज करें, तो बस 2 बैट का खर्चा इनकम अकाउंट में जाएगा। आप समझ में आया क्या बोला? ऐसा क्यों हुआ? इसका लॉजिक तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो गई। ये समझ में आ गया कि क्या है, जितना मटेरियल कंज्यूम करोगे उतना ही मटेरियल को खर्चा मानेंगे, अदरवाइज बाकी एसेट मान लेंगे। मेरे दोस्तों समझ में आया नहीं आया? हाँ जी सर समझ में आ गया। और मैं क्या एक्सपोर्ट मटेरियल कंज्यूम, मैंने कहा 10 बैट थे पिछले साल तक, जब मैंने खरीदूंगा बहुत सारे, पिछले साल तक 10 बैट थे, उस 10 बैट में से अभी मैंने कितना बैट यूज कर लिया? 2 बैट। अब जो रिमेनिंग 8 बैट बच गए वो कहां डालूं अपने? बताओ। जो बैलेंस बैट बच जाएगा, जो बैलेंस स्पोर्ट मटेरियल बच जाएगा, वो स्पोर्ट मटेरियल बैलेंस शीट के सेक्शन में जाएगा। नॉर्मली तो सिंपल है भाई, पिछले साल तक मेरे पे 10 बैट थे, लास्ट के साल के एंड में इस साल मैंने 2 यूज करे, अब जो बच गया इस साल का क्लोजिंग हुआ ना दोस्तों, उस साल का क्लोजिंग हुआ तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगा। तो लिख देता हूं इसके नीचे की लाइन, 4th पॉइंट लिख देता हूं। 4th पॉइंट लिखना, एंड द बैलेंस इज कैरी फॉरवर्ड इन द बैलेंस शीट। एंड द बैलेंस मींस स्पोर्ट मटेरियल जो कंज्यूम कर लिया। देखो टोटल कितना है? 10 बैट, 10 में से अच्छा स्टॉक कितना है मैं लिख देता हूं यहां पर, ऐसे आपको समझ याद आएगा। स्टॉक है 10 का, ठीक है, 10 बैट, 10 बैट में से मैंने कंज्यूम कर लिया कितना? मान लो 3 बैट कंज्यूम कर लिए, मतलब यूज कर लिया। अब जितने कंज्यूम कर लिए उतना डेबिट साइड में जाएगा 3 बैट। अब जो बच जाएंगे वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे बैलेंस शीट में। एंड बैलेंस कितने बच गए दोस्तों? बैलेंस कितने बच गए? 7 बैट। वो कहां जाएगा दोस्तों? वो जाएगा बैलेंस शीट में। एंड बैलेंस स्पोर्ट मटेरियल जो बच जाएगा, स्पोर्ट मटेरियल इज balance sport material is consumed is carried forward in the balance sheet, आ रहा समझ में? आप ये बैट का जरूर लिख लेना, आपको याद रहेगा, ये मेरी एग्जांपल था। बैलेंस शीट और कौन सी साइड? एसेट साइड में जाएगा, स्टॉक है हमारे पास, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा ये हमारी स्पोर्ट मटेरियल बैट में खरीदना, ये गुड्स नहीं होते, ये आपके पास वो नहीं है दोस्तों, एसेट नहीं है, ये स्टॉक है। स्टॉक, और स्टॉक जो बच जाता है वो एसेट साइड में जाता है, ठीक है। एक होता है एसेट, बिल्डिंग, लैंड, ये होती है एसेट, और होता है गुड्स जिनका हम लेन देन कर रहे होते हैं। तो इधर तो लेन देन है नहीं क्योंकि बिजनेस नहीं है, एनपीओ है, तो इसका क्या कर रहे होंगे? स्पॉट मटेरियल खरीदेंगे, यूज करेंगे, फिर खरीदेंगे, तो इसको ही हमने स्टॉक मान लिया दोस्तों। ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात समझ में आ गई, इतना पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ सेल का। हमारा कॉन्सेप्ट था अगर वो यूज करा हुआ, अब मैंने बताओ कितने बैट यूज करे, मैंने बताओ कितने बैट। अब मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ, एग्जांपल, फिर आगे इसमें और लिखूंगा। अभी एग्जांपल देखो, मैंने 10 बैट परचेज करे,
कितने खरीदे? 1 लाख रुपए के। 10 बैट कितने खरीदे? 1 लाख रुपए के। कंज्यूम्ड कितना कर लिया दोस्तों मैंने? कंज्यूम कर लिया है 2 बैट। कंज्यूम कर लिया दोस्तों 3 बैट। कंज्यूम कर लिया 3 बैट। तो 3 बैट कितने को हो गए? 30,000 रुपए के। अब देखो जो हमने कंज्यूम कर लिया और रिमेनिंग कितना बच गया? बैलेंस। बैलेंस कितना बच गया दोस्तों? बैलेंस बच गया 7 बैट। कितने के? 70,000 रुपए। और ये कहां जाएगा? 70,000 रुपए ये जाएगा एसेट में। ये कहां जाएगा दोस्तों? ये तो पता आपको एसेट में जाएगा। और ये कहां जाएगा? डेबिट साइड पे जाएगा, एक्सपेंडिचर पे। और ये तो हमारा पिछले साल की बैलेंस में प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट की दिख रहा होगा, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिख रहा होगा। इतने बैट पहले से पड़े, ठीक है। 10 बैट खरीदे या इस बार प्रीवियस ईयर की बैलेंस में पहले से पड़ा हो या साल खरीदा हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बात कर रहा हूं ये बैट की, 3 बैट की जो हमने कंज्यूम कर लिया। अब भाई 3 बैट हमने एक साल में कंज्यूम कर लिया, बहुत खेला बच्चों ने और तोड़ फोड़ के नाश कर दिया। अब मैं स्क्रैप के भाव बेच रहा हूं उसको। बैट तगड़ा है, महंगा है, तो स्क्रैप के भाव भी अच्छा जाएगा। तो हमने कहा जो बैट हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कर लिया, अब उसको सोल्ड करेंगे। अब उसे सोल्ड करेंगे। जो स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम कर लिया अब उसे सोल्ड करेंगे। सोल्ड मतलब बेचेंगे। ये समझ में आ गया? अब बेचेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? इसकी बुक वैल्यू। देखो हमने कहा 3 बैट थे, कितने के दोस्तों? 30,000 रुपए के हमने थे 3 बैट, ठीक है। 30,000 रुपए से हो गया था खर्चा सेट। अब ये यूज हो चुके, फुल्ली यूज्ड, पूरा अच्छे तरीके से यूज हो गए। अब इसको मैंने बेच दिया दोस्तों। एक बैट 5,000 रुपए का बिक गया। अच्छा अच्छी बात है, 2,000 का बिक गया था। तो 3 बैट कितने का बिक गया? 6,000 रुपए के। एक बैट कितना का बेचा? 3 बैट हो गए, एक बैट बेचा 2,000 रुपए का, तो 3 बैट 6,000 रुपए के बिक गए, सेल हो गई। तो सर जब खरीदा था तो जितना हमने कंज्यूम करा, खरीद कर जितना हमने कंज्यूम करा उतना खर्चा मान लिया। अब जब बिक गया तो क्या मान लूं? इनकम। नॉर्मल है, समझो दोबारा। पर जितना मैंने खर्चा माना उतना मैं क्या कर दूंगा? डेबिट साइड में भेजा। अब जितनी मेरी इनकम होगी उतना मैं कहां भेज दूंगा? क्रेडिट साइड में। बेचने से पैसा आएगा नहीं आएगा? आएगा। और बेचने से इनकम होगी नहीं होगी? जब खरीदा था तो खर्चा माना था, अब बेच रहे तो इनकम। तो हमारा इस बार कौन सा पॉइंट है? 5th पॉइंट मैं लिख देता हूं, इफ स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड विच वाज डेबिटेड, जो स्पोर्ट मटेरियल हमने कंज्यूम करा और जो कि हमने डेबिट करा, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सोल्ड, उसको हम बेच रहे हैं। तो जो भी उससे सेल होगी, जो भी पैसा मिलेगा सेल, द सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड कितनी होगी दोस्तों इधर हमारे केस के अंदर? सेल प्रोसीड का मतलब जितने का बेचा, कितने का बेचा? 6,000 रुपए के। तो सेल प्रोसीड को क्या कर देंगे? आर क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आर क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसको हम कहां कर देंगे? क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड पे। ये बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो ये सेल कहां चले जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसे ही उतारना है आपको, ठीक है मेरे दोस्तों? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर बेचने से, तो दोस्तों मैं इसको डिटेल में चर्चा कर रहा हूं तो इसलिए मैंने ये कराया 5 पॉइंट। बाकी इसमें मैं डायरेक्ट भी बता सकता था। मैंने कहा बेटा ऐसा करना, जो कंज्यूम करोगे उसको डाल देना डेबिट साइड पर इनकम एक्सपेंडिचर के, और जो उसको कंज्यूम करके सेल करोगे उसको डाल देना क्रेडिट साइड में इनकम। पर मजा नहीं आता सर। मजा तभी आता है जब बेसिक से चला जाए, और ये बेसिक से है सर। ये फालतू की चीज होती है सर, ये इनकम एक्सपेंडिचर में कोई बताता नहीं है, पर मैं तो भैया बताऊंगा सारी चीजें। आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, पर बताना एक बार जरूरी होता है। उसके बाद आप पढ़ो नहीं पढ़ो वो आपका हेडेक है। पर एक बार हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि ऐसा नहीं लगता कि मन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती कि भाई पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहा, और इसके अंदर 2 पॉइंट और है जो मुझे आपसे डिस्कस करना है। पर कहीं लगता है कि भाई आज तक कभी नहीं आया पेपर के अंदर ना, उससे आज तक क्वेश्चन बना, पर एक बार डिस्कस जरूर करूंगा, ठीक है? ध्यान सुनो। इफ स्टॉक इज अपीयर इन बैलेंस शीट, अपीयर इन बैलेंस शीट, स्टॉक इज अपीयर इन बैलेंस शीट। बताओ कितने बैट के स्टॉक पड़े थे बैलेंस शीट के अंदर? 7 बैट मेरे एग्जांपल से। तो अगर हम अभी देखो मैं क्या कह रहा हूं, मेरे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं, अलग है कॉन्सेप्ट। ये क्या कह रहा है? वो स्टॉक जो बैलेंस शीट में अपीयर है, पड़ा हुआ है, वो जो स्टॉक कंज्यूम करा था उसका बेचने का तो ट्रीटमेंट बता दिया मैं, यही होगा।
जो 3 बैट मैंने कंज्यूम करे थे उतने कितना का बेचा 6, डायरेक्ट डाल दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर। बट जो 7 बैट आपके बैलेंस शीट के अंदर है, अब बच्चे बड़े हो गए, कह रहा जी हमें नहीं खेलना बैट बॉल, हमारे लिए नई चीज लाओ। तो कहा नहीं के नहीं बैट पड़े थे, अभी पन्नी से भी नहीं निकाला था, तो उसको हम बेचेंगे अब, क्योंकि 7 बैट नहीं के नहीं पड़े हुए, बैलेंस शीट में अपीयर हो रहे कि भाई इतने बैट हमारे पड़े हुए स्टॉक। तो हमने कहा ऐसा कर लेते हैं, स्टॉक को बेच देते हैं। भाई जो बैट हम खरीद के लाए थे, अब उसका यूज ही नहीं है, कहीं यूज नहीं हो रहा, कोई स्टूडेंट नहीं खेल रहा उसको, कोई बच्चा नहीं खेल रहा, 3 खेल लिया बहुत है, 7 को नहीं खेल रहा। तो हमने कहा कि भाई एक पड़े पड़े क्या करेंगे, बेच ही देते हैं इसको। तो 2 केस हो सकते हैं, सोल्ड एंड सोल्ड इन प्रॉफिट, सोल्ड इन प्रॉफिट। भाई यह तो हो सकता है, ये किसकी बात कर रहा हूं, कंज्यूम्ड वाले की, जो बच गया उसकी, सर जो बच गया उसकी, या सोल्ड इन लॉस, या तो लॉस में बेचेंगे या प्रॉफिट में बेचेंगे, 2 ही केस हो सकता है। ध्यान सुनना, मैंने कहा जो 7 बैट थे इनकी बुक में कितना शो हो रहा था बैलेंस शीट के अंदर, बुक वैल्यू थी 7 बैट की कितनी थी, 70,000 रुपए। एक बैट अगर 10,000 का तो बुक वैल्यू 7 बैट की कितनी होगी दोस्तों, 70,000। तो अगर मैंने 70,000 के बैट बेच दिए, सेल वैल्यू 1 लाख रुपए में, 70,000 का बेच दिया 1 लाख रुपए में, तो बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख माइनस 70,000। अच्छा सर बुक वैल्यू किसे कहते हैं, जो वैल्यू बैलेंस शीट में अपीयर हो रही होती है, बैलेंस शीट में शो होती है, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। आपने एक डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा होगा, याद है, तो उसके अंदर आपने दिखाया था बुक वैल्यू रिटन डाउन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू, जो बैलेंस शीट में शो होती है। तो 30,000 का हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट, जिसको हम प्यार से गेन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 30,000 का प्रॉफिट हो गया। मान लो इसने सेल कराओ, तो दोनों में से एक कंडीशन होगी, या तो सेल कितने में करेगा, या तो सेल करेगा 1 लाख में, या करेगा सेल करेगा 50,000 रुपए में। तो अगर 50,000 में बेचता है, या तो कम का बेचेगा या ज्यादा का बेचेगा। अगर बराबर का बेचा तो, अगर बराबर का बेचा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। फिर उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, कुछ भी नहीं, ट्रीटमेंट हो तब करेंगे जब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सेल अगर वैल्यू 50,000 की है तो बताओ क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस ऑन सेल कितना हो गया भाई, 70,000 रुपए। अच्छा 70,000 रुपए, एक मिनट यहां लिखता हूं 50,000, 50,000 का माल, 70,000 का माल 50 में बेचा, तो कितने का लॉस हो गया दोस्तों, 20,000 का लॉस हो गया, नेगेटिव आ गया। यह समझ में आ गया। तो आपको पता है ये कैसे निकला, ये क्या है दोस्तों, ये कैसे निकला, ये 1 लाख रुपए क्या था, सेल प्रोसीड। तो प्रॉफिट और लॉस कैसा आएगा, सेल प्रोसीड माइनस बुक वैल्यू ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, यही आएगा, बन गया फॉर्मूला एक, सेल प्रोसीड माइनस बुक वैल्यू। अगर लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ दोस्तों, तो इसको भेज देंगे, बेच नहीं देंगे, भेज देंगे डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। भाई लॉस होगा तो कहां जाएगा सारे लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। देखो ये चीज अलग है और ऊपर वाली चीज अलग थी। ऊपर था कंज्यूम्ड, जो हो चुका उसको बेचा, वो अलग है, जो बच गया था उसको बेचा, वो अलग है। दोस्तों बात अलग समझ में आ रही है ना आपको। 10 बैट थे, 7 में कंज्यूम कर, 3 में कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम करने के बाद बेचा, तो कंजम्पशन वाला बेचा है, और जो बच गए जिनको कंज्यूम ही नहीं करा उसको बेचने की ट्रीटमेंट है वाली। और अगर गेन हुआ तो आपको क्या पता चलता है, गेन होगा तो क्रेडिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बात समझ में आती है आपको, हाँ जी दोस्तों। तो लो भाई ये जाकर डिटेल में खत्म कर दिया मैंने सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट मटेरियल। दोस्तों डिटेल में सीखो, एक बार सीखो, पर ये याद रहेगा कि भाई ये ट्रीटमेंट हो सकती है इसकी। अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो कर तो लेंगे एटलीस्ट, अगर बताता नहीं तो कर ही नहीं पाते ना। ठीक है, हालांकि बहुत से छोड़ देते हैं बट नहीं सर। 7वां पॉइंट डिस्कस करना है हमें, सेल ऑफ ओल्ड एसेट, सेल ऑफ ओल्ड एसेट। ओल्ड एसेट को सेल कर दिया, पुरानी एसेट को बेच दिया। ये तो हिंदी समझ में आ रही है, तो सीधा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में चलूं। भाई कोई पुरानी एसेट बची होगी मेरे, मान लो फर्नीचर खरीदा, मान लो हमने मशीन तो कोई काम की नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग होने दी, फर्नीचर खरीदा, सोफे खरीदे, एसी खरीदा, तो ओल्ड एसेट पड़ी है, बेच दिया, कोई काम का है नहीं, यूज हो गया तो बेच दिया। उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखना मेरे साथ। तो दोस्तों पहला पॉइंट लिखने से पहले मैं इसको 3 पार्ट में बांटता हूं। देखो सेल ऑफ ओल्ड एसेट, जब अगर आप ओल्ड एसेट बेचोगे तो 3 सिचुएशन अराइज हो सकती है, 3 सिचुएशन अराइज हो सकती है। फिर पॉइंट वाइज हम इसकी बातों को लिखेंगे। पहली सिचुएशन अराइज होती है कि जो आपने बेचा, सेल ऑन गेन बेचा है, मतलब प्रॉफिट में बेचा होगा, सेल ऑन गेन बेचा है मतलब प्रॉफिट में बेचा होगा।
दूसरा ये होगा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, मतलब जितने की बुक वैल्यू थी उतने का बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। और तीसरा ये होगा कि सेल ऑन लॉस बेचा होगा। हो सकता है नहीं हो सकता भाई, आप ओल्ड एसेट को बेच सकते हो, क्या पता लैंड बेच दो तो उसमें गेन हो जाए, क्या पता ऐसी एसेट बेच दो जो बुक वैल्यू जितनी थी उसके बराबर ही बेच दिया, मतलब आज एसेट की वैल्यू आज, मतलब अगर आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर ढंग से पढ़ा है ना मेरे दोस्तों, तो डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ते टाइम हम क्या करते थे, जिस दिन पर सेल होती थी उस दिन, जिस दिन पे सेल होती थी उस दिन की बुक वैल्यू निकालते थे डेप्रिसिएशन लेस करके, उस दिन बुक वैल्यू जितनी थी उतने पे बेच दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब सेल वैल्यू, इसका मतलब अगर ये हुआ तो मैं अगर कहूं दोस्तों, सेल वैल्यू जो है दोस्तों वो ज्यादा है बुक वैल्यू से, है ना, सेल वैल्यू जो है वो ज्यादा है बुक वैल्यू से। मतलब अगर एसेट, मेरी एसेट पड़ी है 10,000 रुपए की और मैंने बेच दी 12,000 की, तो 10,000 की एसेट कितने की बेच दी, 12 की, 2,000 का प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ, सेल वैल्यू बराबर है बुक वैल्यू के, मतलब 10,000 की एसेट 10,000 रुपए ही बिकी है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। और इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 की एसेट 8,000 में बेच दिया तो सेल वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। यहां तक क्लियर है, सेल वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। तो दोस्तों ये आपके पास ये है सेल ऑफ ओल्ड एसेट, तो इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं करनी। अगर आपके पास गेन होता है तो दोस्तों बताओ, अगर बस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बस इतनी है, बस यही था, पॉइंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हमारी ये अराइज होती है सिचुएशन, तो क्रेडिट साइड पे भेज दूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, है ना, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो नो ट्रीटमेंट, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। हाँ बस ट्रीटमेंट ये होगा कि हमारी जो एसेट है वो कम हो जाएगी, नो ट्रीटमेंट। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, नो ट्रीटमेंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये लिख रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि एसेट कम नहीं होगी, एसेट में कम होगी, एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगी एसेट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अच्छा, और जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है आपको पता है उसका नाम होता है ब्रेक इवन पॉइंट। आपने सुना हो कहीं अकाउंट इकोनॉमिक्स में, नहीं सुना तो वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, अगर ये होगा तो ट्रीटमेंट क्या होगी, डेबिट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ओह सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो दोस्तों यही इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। बस ध्यान देने वाली बात जो है, ध्यान देने वाली बात है बुक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। देखो बुक वैल्यू आप गलत मत फाइंड कर देना, जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन की बुक वैल्यू निकालनी है दोस्तों। बुक वैल्यू ऑन सेल डेट ये आती है आपको निकालनी। हाँ सर ये तो आती है, डेप्रिसिएशन में हमने बहुत अच्छे सीखा था 11th क्लास में, हर एक स्टेज पे डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है हमने। तो बुक वैल्यू ऑन सेल डेट पे कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। जब ये निकल जाए तो आप सेल कर देना और जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको कहां बेच देना दोस्तों, उसको बेच देना अपने हिसाब से, जो भी ट्रीटमेंट मैंने सिखाया आपको अभी। क्या समझ में आती है, ये तो नॉर्मल चीज थी, ये तो अगर मैं नहीं बताता आप तब भी इसको कर देते, नॉर्मल चीज थी। अब बात कर लेते हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये हमारा 8वां पॉइंट है, और उसके बाद ए रह गया ऑनोरियम और खत्म हो गया। देखो 8वां पॉइंट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अमाउंट मेरे साथ लिखना, अमाउंट पेड फॉर न्यूज़पेपर मैगजीन periodical etc. is debited to income and expenditure account, because it is revenue expense, लिखना साथ साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद पहले आप लिख लो इट इज रिवेन्यू एक्सपेंस, तो उसको हम पहला पॉइंट दे देते हैं और उसको हम सेकंड पॉइंट लिखते हैं। द अमाउंट रियलाइज्ड
रियलाइज्ड का मतलब समझो, रियलाइज का मतलब दोस्तों जब हम कोई भी चीज बेचकर पैसा कमाते हैं, दैट इज कॉल्ड रियलाइज्ड ऑफ दिस थिंग। मान लो मैंने न्यूज़पेपर खरीदा और न्यूज़पेपर खरीदने के बाद मेरा एक दिन में बेकार हो जाता है, 100% डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है 1 डे के अंदर। अब एक दिन आज मैंने न्यूज़पेपर खरीदा तो कल को चलेगा न्यूज़पेपर? नहीं चलेगा। मतलब एक ही दिन के अंदर 100% डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है मेरा, 100% डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है। तो मतलब कल मैं इसको बेचने को तैयार हूं, तो मेरे बहुत सारे घर में देखा होगा आपने, बहुत सारे न्यूज़पेपर खरीदे होंगे तो भर गया होगा न्यूज़पेपर, आपने कबाड़ी को बेच दिया होगा। जब कबाड़ी को बेचकर जो पैसा आया दैट इज कॉल्ड द अमाउंट रियलाइज्ड, उसको हम कहते हैं द अमाउंट रियलाइज्ड। आया समझ में? बेचने के बाद जो पैसा आता है दैट इज कॉल्ड अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम, कहां से पैसा कहां से आया? फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, from sale of old newspaper, magazines, periodical। अच्छा ये पीरियोडिकल क्या होता है दोस्तों? ये पीरियोडिकल होता है स्टेटमेंट, पीरियड वाइज स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिकल। ज्यादातर ये ऑफिस में यूज होता है, जैसे कि हमने सैलरी देनी है किसी को तो सैलरी की एक स्टेटमेंट निकाली कि भाई किस पर्सन को कितने की सैलरी दी, तो पेपर में निकाला तो पीरियोडिकल स्टेटमेंट कहते हैं जिस पेपर में सैलरी शीट निकलती है, पीरियोडिकल स्टेटमेंट। और ये पीरियोडिकल मतलब स्टेटमेंट वाइज, पीरियड वाइज जो भी स्टेटमेंट होगी, जो भी चीज होगी दैट इज कॉल्ड पीरियोडिकल। अब वो कुछ भी हो सकता है पीरियड वाइज, ठीक है। एक्सेट्रा इज credited to income and expenditure account, income and expenditure account because it is revenue receipt, because it is revenue receipt। मेरी बात को ध्यान से, आप मेरी बात को समझना दोस्तों। क्या होता है, जैसे आपने चैरिटेबल स्कूल देखे हैं, चैरिटेबल स्कूल बहुत सारे होते हैं जहां पर चैरिटी देते हैं पर्सन, बड़े बड़े पर्सन, और स्कूल चलाते हैं। अब चैरिटी स्कूल में टीचर्स होते हैं। अब टीचर के लिए क्या होते हैं, न्यूज़पेपर मंगाए जाते हैं, रोज न्यूज़पेपर लगाया होता है कि एक दिन न्यूज़पेपर आए, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का। आपने देखा होगा यार, आपके स्कूल अगर चैरिटेबल होगा या कहीं पर स्कूल होगा तो न्यूज़पेपर आता है ना स्कूल के अंदर, एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर। और दोस्तों साथ में काफी बार कुछ स्कूल वाले क्या करते हैं, टीचर के लिए न्यूज़पेपर के साथ मैगजीन भी लाते हैं, मैगजीन्स भी होती है, ठीक है। मैगजीन अलग तरीके की होती है, हर एक चीज की होती है मैगजीन। अब क्या होता है, न्यूज़पेपर लाया, मैगजीन लाया, तो मान लो ये रोज न्यूज़पेपर आते हैं तो एक महीने बाद न्यूज़पेपर बहुत सारे हो जाते हैं तो वो बेकार होते हैं। तो क्या था, जब आपने न्यूज़पेपर परचेज करे, जब आपने परचेज करा न्यूज़पेपर, तो खर्चा हुआ ही नहीं हुआ। परचेज ऑफ न्यूज़पेपर क्या हो गया, एक्सपेंस हुआ नहीं हुआ? अच्छा सर एक्सपेंस हो गया, न्यूज़पेपर खरीदते टाइम एक्सपेंस हुआ। और ये एक्सपेंस क्या न्यूज़पेपर पे जो खर्चा करा जा रहा है, ध्यान सुनना, मैंने कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया था आपको, वो खर्चा जो किया जा रहा है, जिस पे कर रहे हैं, उसका बेनिफिट अगर विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लेते हैं, वो खर्चे को रिवेन्यू नेचर कहते हैं। क्या मैंने न्यूज़पेपर में जो खर्चा किया उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर कर लूंगा? हाँ सर, 1 साल तो क्या 1 दिन में कर लोगे, तो ये कौन सा खर्चा हो गया, ये हो गया रिवेन्यू एक्सपेंस। अगर ये रिवेन्यू एक्सपेंस हुआ तो इसको बेचने के बाद जो भी इनकम होगी दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू रिसिप्ट। परचेज करा, एक दिन बेकार हो गया, अब मैंने क्या कर दिया सर, सेल कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो खरीदा था अब वो ओल्ड हो गया, ओल्ड न्यूज़पेपर। इसको जो सेल करा, इस पे जो रिसिप्ट होगी, इसको क्या नाम दूंगा, रिसिप्ट होगी रिवेन्यू रिसिप्ट। इसको क्या देंगे, रिवेन्यू। जो रेगुलर नेचर की चीज होती है दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू रिसिप्ट। और अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो खरीदते टाइम इसको भेज देंगे डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और अगर रिवेन्यू रिसिप्ट हुआ बेस्ट टाइम तो इसको बोल देंगे क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यह बात समझ में आती है? लो भाई लो, ये भी खत्म होता है मेरा। इसमें अकाउंटिंग ट्रेड मैंने समझा दी। कह रहा अमाउंट पेड फॉर न्यूज़पेपर मैगजीन पीरियोडिकल इज डेबिटेड टू, वो अमाउंट जो न्यूज़पेपर खरीदने के लिए, मैगजीन खरीदने के लिए पे करा था, वो खर्चे को रिवेन्यू मानेंगे, इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में भेज देंगे। और मैंने आपको कहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रिवेन्यू नेचर के खर्चे और रिसिप्ट आता है। और न्यूज़पेपर को बेचने से रियलाइज कर रहा अमाउंट जो पैसा आएगा वो डाल देंगे क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज रिवेन्यू रिसिप्ट। क्या बात समझ में आती है आपको, नहीं आती? क्या चीजें समझ में आ रही है आपको? सर लास्ट, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक हमारा है, ये समझ में आ गया ना? तो उसको करने की दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं इसको दिखा भी देता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बनाकर दिखा देता हूँ तो एक बार विजुअलाइज हो जाएगा। जल्दी से बना लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, परचेज करेंगे तो कहां आएगा, 2 परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर मैगजीन लिख लेना, यहां पर आएगा। और बाय
सेल ऑफ न्यूज़पेपर नहीं, ओल्ड न्यूज़पेपर। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब परचेज करा था तो अब ये ओल्ड हो चुका। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये यहां पर आएगा दोस्तों। क्या बात समझ में आती है? ये आपका पॉइंट हो गया डेबिट साइड, क्योंकि ये खर्चा है, एक्सपेंस है। और ये आपका पॉइंट हो गया क्रेडिट साइड, क्योंकि ये इनकम है दोस्तों। क्या बात समझ में आती है, नहीं आती? हाँ जी सर। तो अगर मैं लास्ट पॉइंट अपना बढ़ूं, जो है मेरा 9th पॉइंट, अगर मैं दिखा देता हूं एक बार हम कहां पर आ गए हैं। तो दोस्तों ये देखो, आज की क्लास में मैंने लेगेसी कराया आपको। हाँ जी, लेगेसी खत्म हो गया। क्या सेल ऑफ यूज्ड और स्पोर्ट मटेरियल करा दिया, ओल्ड एसेट करा दिए, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर करा दिया। अब लास्ट पड़ा ऑनोरियम, रिवेन्यू एक्सपेंस करा दी, रिसीप्ट करा दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेसिटी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आज की क्लास खत्म हो गई। सम एक्सप्रेशन टर्म्स के कल वाली क्लास में हम बेसिक पढ़ेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीखना, और लास्ट टॉपिक हम कवर कर लेते हैं अपना, जिसका हमारा काम है ऑनोरियम। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों ऑनोरियम। तो ऑनोरियम किसे कहते हैं? बहुत अच्छी चीज आती है, काफी बार पूछ लेता है दोस्तों, ये काफी बार पूछ लेता है। तो ऑनोरियम को ध्यान समझिए। तो लेकिन 8 है 9 है, ऑनोरियम पहले 8 था, ये 9 है। तो ऑनोरियम कितना है? 9 है। लो जी, बड़ी अच्छी चीज है, नया वर्ड है, सीखने को मिलेगा। आज के बाद ऑनोरियम किसे कहते हैं वो पता चल जाएगा आपको। ऑनोरियम, एच साइलेंट होता है दोस्तों। ऑनोरियम ओ से पढ़ते हैं, एच साइलेंट होता है। ऑनोरियम, ऑनोरियम, ठीक है मेरे भाई। तो ऑनोरियम क्या होता है इसके बारे में लिखते हैं। ऑनोरियम इज अ टोकन पेमेंट, इज अ टोकन पेमेंट। लिखेंगे मेरे साथ, समझने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए मैं हूं, सबको आपको लिखना है, ज्यादा ध्यान नहीं लगाना इसमें। मेड टू अ पर्सन, मेड टू अ पर्सन, ऑनोरियम इज अ टोकन पेमेंट मेड टू अ पर्सन हु has voluntarily, who has voluntarily, अपनी इच्छा से। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से, अपनी, अरे इच्छा कैसे लिखेंगे अब? देख लेते यार, लिख लेना अपने हिसाब से, है ना। अपनी इच्छा, हिंदी आती नहीं है मुझे वैसे, इच्छा से, ठीक है दोस्तों। अपनी को भी हिंदी में लिख लेता हूं। अब हिंदी मेरी खराब है भाई, पर अपनी सही लिखा होगा, अपनी इच्छा से। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से। ऑनोरियम इज अ टोकन पेमेंट मेड टू अ पर्सन हु हैज वॉलंटरी अंडरटेकन, हु हैज वॉलंटरी अंडरटेकन अ सर्विस, अ सर्विस which would normally command a fee, which would normally, हम क्या बोलते हैं उसको? फी बोलते हैं। लो भाई लो, एग्जाम्पल को सुनते हैं दोस्तों। मेरे पास एक चैरिटेबल स्कूल है, चैरिटेबल स्कूल, एक चैरिटेबल स्कूल था दोस्तों। तो वहां पर क्या होता, बहुत अच्छा काम होता था, चैरिटेबल स्कूल था। तो उसके ओनर ने, मेरी अपनी बात बता रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं दोस्तों, उसके ओनर ने मुझसे कहा, मैं यहां पर हूं, ये मैं हूं सौरभ। तो उसके ओनर ने मुझसे कहा, सर आप पढ़ाते हो, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको पढ़ा सकते हो क्या? बट सर हम इतना आपको पे नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा सर पे करने वाली बात नहीं है, मेरे पे टाइम है, मैं जरूर पढ़ाऊंगा। मैं क्या करता था सर, संडे संडे वहां जाया करता था और बच्चों को मैं सिखाता था मैथमेटिक्स। हाँ सर, अकाउंट तो होती नहीं, मैथ पढ़ाता था, बेसिक बेसिक मैथ पढ़ाता था मैं उसको, कैसे प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो बेसिक मैथ उनको पढ़ाई करता था। जो वहां का ओनर थे, जो ट्रस्टी थे, ओनर कौन होते हैं? ट्रस्टी। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के कौन होते हैं? ट्रस्टी थे। अब क्या होता सर, ट्रस्टी थे। तो ट्रस्टी ने कहा, मैंने उनको हर संडे पढ़ाया, तो 4 संडे मैंने पढ़ाया। तो संडे के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, ट्रस्टी साहब ने। ज्यादा बड़ा स्कूल नहीं था, छोटे छोटा स्कूल था, प्ले स्कूल जो होता है ना, चैरिटेबल प्ले स्कूल था, बच्चों को पढ़ाते थे यहाँ पर, प्ले स्कूल। तो मैंने कहा सर संडे संडे तो आ जाऊंगा, टाइम नहीं है, पर संडे संडे जरूर आपसे मैं डिस्कस कर लूंगा। और मैं हकीकत बात है, मैं गया था और मैंने वहां पर 4 संडे डिस्कस करा। तो 4 संडे पढ़ाया मैंने, बेसिक को मैथमेटिक्स 1-2 घंटा देना होता है, मैं देख के आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरे टाइम में से 1-2 घंटा तो पढ़ाया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो ट्रस्टी ने मुझे बुलाया, सर आप 4 घंटे हमारे पास आए, अपना टाइम निकाला। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं सर,
चलता रहेगा, जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं आऊंगा। तो ट्रस्टी साहब ने मुझे कुछ पेमेंट कर दी। मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हो आप, पैसे क्यों दे रहे हो? ट्रस्टी साहब ने पेमेंट कर दी मुझे, और ट्रस्टी साहब ने मुझे 4 दिन के 1000 रुपये दे दिए। मैंने कहा सर नहीं, ये पेमेंट मत करिए। कहा सर देखो पेमेंट करना ना सर जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि सर जब भी हम अपने टीचर को इनवाइट करते हैं तो हम इतना पेमेंट नहीं कर पाते जितना आप संडे, मतलब जितना आप घंटा दे रहे हो तो घंटे के हिसाब से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। हम नॉर्मल अमाउंट देते हैं, नॉर्मल अमाउंट। तो नॉर्मल अमाउंट हमें देना होता है नॉर्मली, कि हमें चाहते नहीं है कि आप फ्री में, दान वाली बात नहीं करते हम। तो क्या कहते हैं सर, जब भी कोई टीचर को इनवाइट करा जाता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी एनपीओ जब कोई टीचर इनवाइट करता है तो वो क्या करते हैं, कुछ नॉर्मल फीस दे देते हैं, जिससे ये ना लगे कि कुछ दिया नहीं, ये नहीं, नॉर्मल फीस दे देते हैं। जो बड़े बड़े होते हैं तो वो 10-20 हजार रुपए भी दे देते हैं। मेरे दोस्त है काफी जो पढ़ाने जाते हैं, वो 1 महीना पढ़ाते हैं वहां पर, 1 महीने में 3 दिन जाते हैं, मतलब 1 महीने में नहीं, 3 दिन जाते हैं हर हफ्ते, और वो उनको 10-10 हजार रुपए पेमेंट कर देते हैं। बट हमारा पर्पस, जो हमारा मोटिव है, वो सर पैसा कमाना नहीं, हमारा मोटिव है अपनी इच्छा से सर्विस को देना। जब अपनी इच्छा से हम सर्विस देते हैं किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को, किसी भी एनपीओ को, अपनी इच्छा से वॉलंटरी सर्विस देना क्या है। तो मैंने क्या दी सर, वॉलंटरी सर्विस दी। हालांकि मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने हाँ 1000 रुपए देकर 1000 रुपए वापस दिया और 1 रुपया ले लिया उनसे कि हाँ चलो कोई बात नहीं। बट सर काफी जो होते हैं वो उनको पे कर देते हैं और ले भी लेते हैं, इसमें बड़ी कोई दुख वाली बात नहीं है सर। उनको भी पैसा मिलता है, वो अपनी जेब से नहीं पे कर रहे होते, उनको भी पैसा मिलता है। तो नॉर्मल फीस होती है, ले लेना चाहिए, बट मैंने नहीं लिया, वो अलग बात है। वॉलंटरी सर्विस मैंने दी अपनी इच्छा से। मैंने पढ़ाया बच्चों को, बेसिक मैथ पढ़ाया, और मुझे 1000 रुपए देगा, पर मैंने लिए नहीं। मान लो मैं ले लेता 1000 रुपए, तो वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जब कोई पर्सन उस एनपीओ को दोस्तों ध्यान सुनना, उस एनपीओ को सर्विस दे रहा है अपनी इच्छा से। मैं क्या दे रहा हूं, बेसिक मैथ की सर्विस दे रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, गुड्स तो नहीं बेच रहा दोस्तों, मैं अपनी नॉलेज को बांट रहा हूं, तो सर्विस दे रहा हूं। और सर्विस जो दी मैंने कैसे दी, वॉलंटरी दी, अपनी इच्छा से दिया मेरे दोस्तों, वॉलंटरी सर्विस दी। जब कोई पर्सन अपनी इच्छा से वॉलंटरी सर्विस किसको दे, एनपीओ को, किसको दे दोस्तों, एनपीओ को दे, तो उसके ब्याह पर जब एनपीओ पेमेंट करता है, इस पेमेंट को हम नाम देते हैं ऑनोरियम। क्या बोलते हैं इस पेमेंट को, ऑनोरियम। ऑनोरियम वर्ड तब यूज होगा दोस्तों जब कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से सर्विस देता है किसी भी एनपीओ को, और उसको हम क्या देते हैं, एक नॉर्मल फी पे प्रोवाइड कर देते हैं, कि ना थोड़ी फीस दे देते हैं जिससे उनको वो होने लगे। तो नॉर्मल फीस देते हैं, जो फीस हम दे रहे हैं उसको हमने नाम दिया ऑनोरियम। ऑनोरियम तो अपनी इच्छा से, जरूरी नहीं है पढ़ाना, जरूरी नहीं है पढ़ाना, वहां जाकर थोड़ा सफाई कर लो, दोस्तों ऐसा कोई बुरी बात नहीं है। वहां जाकर अगर कोई काफी पर्सन आते हैं कहते हैं सफाई कर लेते हैं, स्कूलों में जाकर सफाई कर देते हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अपनी वॉलंटरी सर्विस है। कोई कहता है कि नहीं अब हम क्या कहते हैं, कोई पर्सन आता है कहता है हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम ये कितना चाहते हैं, तो क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है, वॉलंटरी सर्विस। जैसे पीटीआई टीचर हो गए, सिखा रहे हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, कराटे टीचर हो गए, वो सिखा रहे हैं कि हमसे। तो जरूरी नहीं है कि टीचर पढ़ाने का है, जरूरी है अपनी इच्छा से कोई भी पर्सन अगर सर्विस देता है किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को, और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को उसमें फी दे देता है, कोई भी फी पे कर देता है, दैट इज कॉल्ड ऑनोरियम। और ऑनोरियम चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के लिए एक्सपेंस माना जाता है, क्योंकि पे करा है। और एक्सपेंस कहां जाएंगे, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लो भाई दी एंड हो गया सम स्पेशल टर्म का। तो ऑनोरियम आज के बाद कहां जाएंगे दोस्तों, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ये फी पे करता है उस पर्सन को, और वो हमारे लिए खर्चा होता है दोस्तों। इसको हमने कहा रिवेन्यू एक्सपेंस। ये क्या है दोस्तों, रिवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख दूं मैं यहां पर, वैसे तो लिख दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखेंगे दोस्तों। खत्म होगी आज की क्लास, और कल क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक। अब अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, अब थ्योरी खत्म हो गई दोस्तों। अब बस अब अकाउंट से ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करने हैं। थ्योरी कराना बहुत जरूरी था, अगर थ्योरी नहीं कराते तो भाई बात नहीं आती आगे बढ़ती। इट इज ऑनोरियम इज इट इज का मतलब इट क्या है, इट इज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है दोस्तों, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंस होता है। सो इट इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूं, विजुअलाइज कर लेते हैं थोड़ा, ये करना बहुत जरूरी होता है ना। इससे क्या होता है कि दिख रहा होता है कि भाई यहां जाएगा, तो यहां लिखेंगे टू ऑनोरियम, और यहां पर डाल देंगे अमाउंट।
लो सर, आज की क्लास का दी एंड हो गया यहाँ पर। दोस्तों ऐसे ही साथ के साथ आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ते रहे, और रेगुलर बेसिस जब पढ़ोगे तो अगर थोड़ा गैप आ जाएगा तो सर आपका कॉन्सेप्ट ढीले हो जाएंगे, नहीं समझ पाओगे। इसलिए रेगुलर बेसिस पर वीडियो क्लासेस को देखिए, कॉन्सेप्ट को बार बार डिस्कस करिए। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले एक बार इसको 2 बार पूरी 8 या 14 की स्टेट 14 जो मैंने पूरी पढ़ाई उसको एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ गया अच्छे से, हर एक की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ गई कि कौन सा कहां जाएगा, कौन सा कहां जाएगा, तो एनपीओ आपके लिए सबसे सिंपल हो जाएगा। अदरवाइज सबसे मुश्किल चैप्टर मान लिया जाता है इसको, एनपीओ को समझ नहीं आता कौन सा कहां जाएगा, कौन सा कहां जाएगा। इसलिए बेसिक से करा रहा हूं तो ध्यान से करिए। अब लेवल अप करेंगे धीरे धीरे करके और आपको कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। थैंक यू।